जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट। पिछले वीडियो में आपको हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बता चुके हैं। आज आइए कुछ इसके डिवाइस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में आप कीबोर्ड जो होता है ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो इनपुट इन करने का काम करता है। इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे एक आपको कीबोर्ड रहता है, इसमें लिखा रहता है F1 F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है, ये 12 को जो अंक होते हैं F1 से लेके F12 तक, इसको फंक्शन की बोला जाता है। इसको कौन सा की बोला जाता है? इसको फंक्शन की बोला जाता है। यहाँ पर एक बड़ा सा की रहता है जिसको स्पेस बार की बोला जाता है। इसका काम है स्पेस देना है। कोई अंक लिखते हैं या अक्षर या कोई शब्द लिखते हैं, उसके बाद स्पेस की जरूरत पड़ता है, तो इसको क्लिक करते हैं आप, तो स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाता है। इसी को स्पेस बार बोला जाता है। अगर पूछेगा कि कीबोर्ड में सबसे बड़ा की कौन होता है, तो ये स्पेस बार होता है। स्पेस बार की जो होता है सबसे बड़ा की होता है। पूछा है कई बार एग्जाम में कि कीबोर्ड में सबसे बड़ा की होता है स्पेस बार की। याद रखिएगा कि अगर पूछा गया कीबोर्ड में सबसे बड़ा की कौन होता है, तो ये स्पेस बार की होता है। उसी तरह अगर पूछेगा कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, तो कुल 12 फंक्शन की होते हैं। अब देखिए इसमें F1 जो की होता है, F1 इसका काम है हेल्प, ये हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। F2 जो है इसका क्या काम है? F3 है, इसका क्या काम है? F5 है, इसका क्या काम है? और F11 है, इसका क्या काम है? सबका अलग अलग कुछ ना कुछ काम है। देखिए ये F2 जो है आपके फाइल या आपके फोल्डर के नाम फिर से लिखने, ये क्या करता है? F2 है। आपका अगर फाइल है चाहे फोल्डर है और उसका नाम फिर से लिखना है, तो यहाँ क्लिक करिएगा तो वो आप अपने फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। इसका काम करता है F2। F3 काम है, ये सर्च का काम करता है। सर्च, जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो F3 क्लिक करिएगा तो सर्च का आपको सर्च का जो है स्पेस आ जाएगा। फिर F5 पे क्या काम है? देखिए आप F11 जो होता है, अगर आपका फुल स्क्रीन आप अपने कंप्यूटर का स्क्रीन फुल देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन में वर्क करना चाहते हैं, तो F11 आप क्लिक कीजिएगा तो आपका स्क्रीन जो होगा फुल हो जाएगा। फुल स्क्रीन का काम कौन करता है? F11। F5 जो है रिफ्रेश का काम करता है। ये रिफ्रेश, अगर आपको रिफ्रेश मानना है तो F5 जो है फंक्शन की जो है उसको क्लिक कीजिएगा तो रिफ्रेश का वो काम करेगा। तो आप जान गए कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड में सबसे बड़ा बोर्ड जो है स्पेस बार ये होता है। स्पेस बार की होता है, इसमें कुल 12 फंक्शन की होते हैं, कुल 12 होते हैं। और F1 काम हेल्प करना, F2 काम है फाइल होल्डर के नाम फिर से लिखने में मदद करता है, F3 सर्च का काम करता है, F5 रिफ्रेश का काम करता है और F11 जो है फुल स्क्रीन देने का काम करता है। चलिए आगे और देखते हैं। माउस के बारे में देखते हैं। ये भी क्या है? माउस जो होता है, ये भी क्या है? माउस भी
एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इससे कोई चीज़ इन करते हैं तो ये इनपुट, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस था और माउस भी, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। देखिए माउस जो होता है चूहे का आकार का होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पर रोलर आता है, यहाँ पर क्या होता है, रोलर आता है, और यहाँ पे एक बटन रहता है, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रोलर आता है। तो देखिए माउस में 3 पॉइंट होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 की होता है। अगर पूछे कि माउस में इसमें कितने की होते हैं, तो आप बोलिएगा 3 की होते हैं। एक ऊपर होता है, एक नीचे, एक बीच में रोलर होता है। देखिए इसका काम क्या है, इसका काम है, माउस का काम है स्क्रीन को सिर्फ ऊपर नीचे करना। माउस का काम है आपके स्क्रीन को ऊपर नीचे करना। आपका स्क्रीन को, आपका अगर ये स्क्रीन है, इसको ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे करने का काम करता है माउस। अगर कहा जाए कि क्या इसको दाएं बाएं कर सकते हैं माउस से, तो नहीं कर सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि माउस का कार्य है स्क्रीन को ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, या दोनों ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इसमें आप सिर्फ इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं स्क्रीन को आप माउस से नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि इसको, माउस को हम पॉइंट डिवाइस बोलते हैं, पॉइंट डिवाइस इसको बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरह का पॉइंट है। ऐसे पॉइंट एरो का आता है, चारों तरफ स्क्रीन पर घुमाते हैं, क्लिक करते हैं, इसीलिए इसको पॉइंट डिवाइस बोला जाता है। अगर पूछ दे कि माउस को कौन सा डिवाइस बोला जाता है, तो पॉइंट डिवाइस बोला जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है, पहले प्रिंटर जो होते थे उसमें हम क्या करते थे, इंक भरते थे, लिक्विड इंक यानी तरल इंक। पहले जो प्रिंटर होते थे उसमें लिक्विड इंक भरा जाता है, यानी तरल स्याही इसमें भरा जाता था। लेकिन अब जो आ गया है, इसके जगह पर आ गया है, अब आ गया है आपका लेजर प्रिंटर आ गया। ये प्रिंटर जो है इसमें लिक्विड इंक यानी तरल स्याही भरा जाता है। अब आ गया है लेजर प्रिंटर, इसमें सूखा स्याही भरा जाता है, सूखा स्याही भरा जाता है। तो पूछ सकता है कि लेजर प्रिंट में किस प्रकार का स्याही भरा जाता है, सूखा, गीला, इस तरह के ऑप्शन में दे सकता है। तो सूखा स्याही भरा जाता है। प्रिंटर जो है वो क्या करता है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आउट हार्ड कॉपी देता है, इसलिए प्रिंटर याद रखेगा कि प्रिंटर जो है आउटपुट, ये क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आउट देता है हमको। चलिए आगे और देखते हैं। आप मॉनिटर यानी स्क्रीन, ये होता है जो आप पहले देखते होंगे कि पहले स्टार्टिंग में जो आया था एलसीडी आया था, एलसीडी मॉनिटर आया था इस तरह का। फिर उसके बाद अभी जो यूज़ किया जा रहा है एलईडी किया जा रहा है। तो इसका भी जनरेशन चेंज हो गया। एलसीडी है, एलसीडी के बाद आजकल जो आ रहा है वो एलईडी आ रहा है। एलसीडी हो गया आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी होता है, एल से होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी, एल से लिक्विड, सी से क्रिस्टल, डी से डिस्प्ले, एल से लाइट इमिटिंग डायोड। तो आप मॉनिटर के देख लिए, ये पहला है, पहला जनरेशन, और दूसरा जनरेशन में एलईडी आ गया, जो आजकल सबके घर में एलईडी यूज किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और अब आप सुने होंगे स्कैनर,
स्कैनर के बारे में। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप बड़े बड़े मॉल में जाते होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि लाइट पेन होता है, जो आपके जो भी आप सामान खरीदते हैं उस पर बार कोड आता है, वो कोड को ऐसे लाइट से फोकस मारता है, फिर उसको स्कैन कर लेता है, फिर वो कंप्यूटर में फिर आपको जाता है, फिर आपको वो बिल निकाल के दे देता है। वही स्कैनर है जो स्कैन करते हैं। आजकल आप पैसा भी ट्रांसफ़र करें तो क्यूआर कोड से उसको स्कैन करके आप पैसे ट्रांसफ़र करें। अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो उसमें स्कैन करते हैं, आपका मोबाइल से स्कैन करते हैं, स्कैन करके फिर आप उसको पैसा सेंड करते हैं, जिसका एड्रेस यानी अकाउंट स्कैनर आता है। तो देखिए स्कैनर में कई तरह का होता है। आप इसमें बार कोड रीडर आता है। ये बार कोड रीडर देखिए ऐसे होता है। आप देखेंगे किसी बुक पर ऐसा लिखा होगा, ऐसे ऐसे लाइनिंग में होता है। ये इसी को बोला जाता है बार कोड रीडर। यहाँ से आप स्कैन करके मोबाइल से अपने या आपके पास जो भी स्कैनर है उससे, और आप इसके बारे में किसी भी किताब के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं उसका ये बार कोड से। तो इस बार कोड में उसका जानकारी रहता है। फिर उसके बाद क्यूआर कोड आता है, वो क्यूक रेस्पॉन्स कोड होता है, क्यूआर होता है। आप देखे होंगे क्यूआर, ये क्यूआर कोड ऐसे होता है कुछ। और यहाँ लाइनिंग ऐसे ऐसे लाइनिंग इसमें रहता है। ये हो गया क्यूआर कोड। ये आप गूगल पे अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें देखिएगा ये क्यूआर कोड होता है। आप दुकान पर क्यूआर कोड मिलेगा आपको, ये क्यूआर कोड आता है। आप किसी भी दुकान पर जाइएगा, उस वहाँ सामान खरीदिएगा तो आप वो एक आपका क्यूआर कोड उसके पास रहेगा। यहाँ से आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आप गूगल पे से उसको पे कर सकते हैं। तो ये रहता है, इस तरह का क्यूआर कोड आता है। इस तरह का बीसीआर होता है, बार कोड रीडर होता है। फिर आप देखे होंगे कि एक होता है OMR। आप एग्जाम भी दिए होंगे OMR सीट पर, जो एक सीट आता था OMR सीट, वही OMR सीट होता है। ये भी एक तरह का क्या होता है, ये भी एक बार कोड होता है। ये होता है ओ से होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें क्या होता था OMR सीट पर कि अगला आदमी यह पता नहीं कर सकता है कि ये किसका OMR सीट है, ये किसका आंसर सीट है। तो यानी करप्शन से बचने के लिए ये OMR सीट का आजकल यूज हो रहा है। आप 10वीं या 12वीं के एग्जाम में भी आजकल OMR सीट आ रहा है। और आगे कंपटीशन में बहुत पहले आते थे, अभी तो ऑनलाइन होने लगा। तो ये OMR सीट ऑप्टिकल मार्कर रीडर होते हैं। इसमें भी इस तरह का कुछ कोड होता था। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है MICR, ये क्या होता है, आप देखे होंगे कि आप का जो ATM कार्ड है, ATM कार्ड के पीछे आप यहाँ पे देखे होंगे एक तरह का पट्टी होता है, इस तरह का ये पट्टी होता है। ये होता है आपका, इसको बोला जाता है मैग्नेट पट्टी होता है। ये मैग्नेट पट्टी होता है। ये क्या होता है, मैग्नेट पट्टी होता है, मैग्नेट का बना होता है।
तो MICR ये कहाँ लगा होता है? ये आपका ATM मशीन में लगा होता है। जैसे आप कार्ड डालते हैं, MICR जो आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो कोड है, ये जो मशीन है, मशीन के अंदर ये लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट है जो ये आपका मैग्नेटिक पट्टी को पढ़ता है और पढ़ के आपका फिर प्रक्रिया करता है, और प्रक्रिया करने के बाद ATM से आपको पैसा मिलता है। अगर पूछेगा कि MICR क्या है, तो ये एक तरह का ATM में लगा हुआ क्या है, डिवाइस है, ATM डिवाइस। ये ATM में लगा हुआ रहता है जो आपके कार्ड को पढ़ता है और पढ़ के फिर वो आपके डाटा को भेजता है, फिर आपको पेमेंट होता है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए आपको हम बाइनरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाइनरी सिस्टम इसको बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। ये क्या होती है? द्विआधारी पद्धति क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम पर भी इसी पर ही काम करता है। द्विआधारी, जिसका आधार दो हो, उसी को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। 0 और 1, ये दो जो अंक है, इसी अंक को सिर्फ कंप्यूटर समझता है, बाकी किसी अंक को नहीं समझता है। अब आप बोलिएगा कि 5 हम लिखते हैं कंप्यूटर में, डालते हैं कीबोर्ड से, 11 6 डालते हैं, 7 डालते हैं, 8 डालते हैं, या 25 डालते हैं, 21 डालते हैं, 24 डालते हैं, तो इसमें तो 0 1 नहीं है, तो इसको कैसे पढ़ता है? इसको कंप्यूटर कैसे पढ़ता है? तो आइए हम बताते हैं कैसे पढ़ता है। आपको हम बता रहे हैं कि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को ही समझता है, जानता है, इसी अंक को वो पहचानता है, पढ़ता है, बाकी किसी अंक को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है और नहीं पढ़ सकता है। तो फिर मान लीजिए हम 5 लिखते हैं, कंप्यूटर में 5 डालते हैं, और तो उसको पढ़ लेता है। कैसे पढ़ लेता है? देखिए इसको क्या करता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? 5 ऐसे आप पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसे 5 को वो नहीं पहचानता है कि 5 अंक क्या है, तो ये क्या करता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। देखिए 5 को 1 0 1 इतना पढ़ता है, यानी 0 1 के फॉर्म में ही पढ़ता है वो 5 को ऐसे नहीं पढ़ेगा, ऐसे 1 0 1 पढ़ेगा। उसी तरह मान लीजिए 6 है, तो इसको ये दशमलव पद्धति में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा। क्या करेगा? कट जाएगा तो 0 यहाँ रखिएगा, फिर यहाँ पर 3 रखिएगा, फिर 2 से, फिर यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसको 1 1 0, इधर से नीचे से लिखते हैं 1 फिर 1 0, ये हो गया आपका बाइनरी। ये आपका हो गया 5, हो गया दशमलव पद्धति हो गया। अब इसको क्या किया, 5 को लिख दिया 1 0 1, यानी ये आपको बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। यानी 5 तो आप लिखे, लेकिन कंप्यूटर 1 0 1 पढ़ा। आप 6 लिखे, लेकिन 1 1 0 पढ़ा। तो इस तरह कंप्यूटर क्या करता है, आप जो भी अंक डालते हैं उसको 1 0 में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी में कन्वर्ट करके वो पढ़ता है, इस फॉर्म में पढ़ता है। ऐसे ही नहीं पढ़ेगा 5 को पढ़ेगा 1 0 1। तो इस तरह कंप्यूटर 0 1 यानी बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। चलिए आप और इसके कंसेप्ट बताते हैं। अब देखिए क्या होता है, आप जैसे आपको पता है कि एक आयत है, आयत में मान लीजिए कि ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो कुल कितना हो गया, 5 चौका 20। इसका क्षेत्रफल जो हो गया 20 मीटर हो गया, 20 मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। उसी तरह यानी इसमें 5/4 के, यानी इसमें अगर हम रखते हैं, ये 5 है, इसका लेंथ 5 है, तो 1 2 3 4, इसमें 5 मीटर के 5 कोई चीज़ रख सकते हैं, ये नहीं करेंगे? अगर इतना जगह है, 4/5 का ये एरिया है, तो 5 मीटर के इसमें 1 2 3 4, यानी 4 मीटर के 5 इसमें कोई चीज़ रखते थे। उसी तरह आपको मोबाइल हुआ चाहे कंप्यूटर हुआ, इसमें कितना हम अंक रखेंगे, ये कैसे जानेंगे, कैसे नापेंगे?
तो नापने के लिए उसमें आप बाइट, एमबी इस सब के बारे में आपको, केबी, यही सब क्या करता है, नाप करता है। ये मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल है, चलिए मोबाइल है, मोबाइल में रैम होता है और रोम होता है, ये होता है। अगर जितना ज़्यादा रैम और रोम रहेंगे आपके मोबाइल उतना फास्ट चलता है, क्योंकि आपके मोबाइल उतना ज़्यादा जगह रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मूवीज़ में रख सकते हैं। उसी तरह देखिए आपके कंप्यूटर है, इसमें या मोबाइल, इसमें कितना जगह है। अगर मान लीजिए कि एक अंक ए लिख दिए, तो जितना ये जगह लिया, यानी ए अंक जितना जगह लिया उसको कहेंगे एक बीट। एक बीट इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक बीट। उसी तरह चलिए हम बी लिख दिए, सी डी, कितना हो गया, 4 अक्षर हो गया। ई लिख दिए, एफ लिखे, जी लिखे, एच लिखे, कितना 8 अंक हो गया। तो 8 अंक, एक अंक, ये मतलब एगो अंक, एक अंक जितना जगह लिया उसको एक बीट। अब 8 अंक जितना जगह लिया, तो 8 बीट हो जाएगा। एक अंक जगह लिया तो एक बीट, 8 अंक जगह लिया तो 8 बीट हो गया। तो आपको पता है कि 8 बीट में, 8 बीट को 1 बाइट बोला जाता है, 1 बाइट बोला जाता है। 8 बीट को 1 बाइट बोला जाता है, यानी 8 को मिला के यहाँ पर क्या होगा, 1 बाइट हो जाएगा। एक यानी 8 को जगह, 8 को अंक रखने में जितना जगह खर्च होगा उसको 1 बाइट कहेंगे, कि 1 बाइट जगह है इसमें। उसी तरह आपको 1 बाइट में, 1 किलो बाइट में आपको 10 से 24 बाइट होता है, एक किलो बाइट में 10 से 24। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, उसी तरह 1 केबी में 10 से 24 बाइट होता है। यानी 1 किलो बाइट में, यानी 1 किलो बाइट में 10 से 24 बाइट होगा। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम, उसी तरह 1 किलो बाइट में 10 से 24 बाइट, तो 1 किलो बाइट में 10 से 24 बाइट। उसी तरह 1 मेगाबाइट में, 1 मेगाबाइट में 10 से 24 किलो बाइट होगा। उसी तरह 1 गीगाबाइट में, या ये मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हुआ, 1 गीगाबाइट में 10 से 24 MB होता है। उसी तरह 1 टेराबाइट में 10 से 24 GB होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए कि कंप्यूटर के स्पेस को, यानी कंप्यूटर या आपके मोबाइल के अंक, यानी शब्द के लेंथ को कैसे नापते हैं। इसको बीट में नापते हैं, इसको बाइट में नापते हैं। बाइट में सबसे छोटा इकाई जो होता है वो बीट होता है, यानी एक अंक रखने में जो जगह लेता है उसी को बीट बोलते हैं, और 8 अंक रखने में जो जगह लेता है उसी को बाइट बोलते हैं। उसी तरह एक किलो बाइट में 1024 बाइट होता है, 1 MB में 10 से 24 KB होता है, और 1 GB में 10 से 24 MB होता है, और 1 TB में 10 से 24 GB होता है। यानी 1 TB का आप चिप्स लीजिएगा तो उसे 10 से 24 कौची GB, इतना GB उसमें जगह रहेगा। आप 1 GB का अगर चिप्स लेते हैं तो 10 से 24 MB उसमें क्या रहता है, जगह रहता है। चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में।